ऑफ यू बेटा जी, हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? आपको एक क्वेश्चन दिया गया था, सबने कर लिया क्वेश्चन? मैं करवाऊं या कर लिया आपने? लक्ष्य कह रहा है नहीं हुआ है ना। ओके, देखते हैं एक बार, आंसर कंफर्म करने हैं है ना। चलो, पूर्वी कह रही है करवा लो, फिर करवा देता हूं मैं। सो क्वेश्चन आपके पास है, मैं उसके फर्स्ट आंसर पे जा रहा हूं, जिसमें हमें बोला है कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट जो है उसकी बाइंडिंग एनर्जी जो है दैट इज 13.5। ठीक है। सो और अगर आप बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन देखिए तो मतलब किसी स्टेट से n इज इक्वल टू इंफिनिटी पे ले जाना है। ठीक है। सो इसका मतलब ये हो गया कि, सुन लीजिए आप मेरी बात, कि बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 इंटू z स्क्वेयर अपॉन 1 अपॉन n1 स्क्वेयर टू 1 अपॉन n2 स्क्वेयर इंफिनिटी है। सो दिस टर्म इज इक्वल टू 0। सो दैट इज 13.6 इंटू z स्क्वेयर अपॉन n1 स्क्वेयर या n स्क्वेयर इनिशियली जिस लेवल पे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। इनिशियली जिस लेवल में है इलेक्ट्रॉन उतना, क्योंकि ये हमने किया हुआ है कि एनर्जी रिक्वायर्ड इस लेवल से इंफिनिटी तक ले जाने के लिए। सो ठीक है। तो ऐसे में सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बाइंडिंग एनर्जी ये भी लिख ले कि फॉर सेकंड एक्साइटेड स्टेट n1 इज इक्वल टू 3। भाई उसका तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब ये। सो जो बाइंडिंग एनर्जी है 13.5 इज इक्वल टू 13.6 इंटू z स्क्वेयर अपॉन 3 स्क्वेयर। सो z स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये तो अप्रोक्सीमेटली 1 ही हो जाएगा। सो z स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 स्क्वेयर, इधर 9 हो जाएगा। सो z इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। और अगर हमने वो यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहनी है, सो ऐसे में वो स्पीसीज बन जाएगी लिथियम 2 पॉजिटिव। क्या आपको आंसर आ गया? है ना, ये लगभग बराबर है 13.6 13.5। ठीक है। सो ये पहला आंसर है। ठीक है। आई होप सबको ये क्लियर हो गया। किसी ने कुछ पूछना है बेटा जी पूछ लीजिए। अपना तनिष थापा आ रहा है क्लास में कि नहीं है अभी? तनिष थापा इज इन क्लास और नॉट? उसको भी कोविड हो गया था। ओहो, केशव 12th का है। ठीक है, सॉरी सॉरी। हाँ 12th का है। डन डन। ठीक है। अब नेक्स्ट है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सैंपल। आयोनाइजेशन एनर्जी आप ध्यान रखिए, मैंने आपको फॉर्मूला कराया था कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वेयर, क्योंकि ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट लेवल पे ले जाना है। सो दैट मींस इट इज 13.6 इंटू 3 स्क्वेयर। सो कितना हो जाएगा? 122.4। 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। हाँ बोल बोल बोल।
n इज ऑलवेज 1 है ना। हमने आयनाइजेशन एनर्जी का ये मैंने आपको फार्मूला दे रखा है कि n1 इज ऑलवेज 1 एंड n2 इज ऑलवेज इंफिनिटी। समझ आ गई सबको बात। क्योंकि ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी पे ले जाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। चलिए अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन। एनर्जी ऑफ फोटोन required to cause the transition from second to थर्ड एक्साइटेड स्टेट। सुन लीजिए, तो ऐसे में हम जो फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा E इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वेयर 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर, ये हम फार्मूला लगाएंगे। अच्छा, डेल्टा E अपने को निकालना है, इज इक्वल टू 13.6 इंटू 3 का स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर, n1 इनिशियल, ठीक है। सो एक मिनट, सेकेंड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट, सो 2 का स्क्वायर, लेकिन थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब फोर्थ लेवल। यहां पर कई लोगों ने गलती की होगी, सो आपको जस्ट अब ये सॉल्व करना है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब फोर्थ, एंड सेकंड स्टेट दी हुई है जबकि थर्ड एक्साइटेड स्टेट कहा है, ठीक है। सो ऐसे में जो है, जो यहां पर आंसर आएगा दैट इज 22.95। 22.95 सेकंड स्टेट मतलब सेकंड ऑर्बिट, लेकिन अगर वो कह रहा है थर्ड एक्साइटेड स्टेट तो इसका मतलब फोर्थ ऑर्बिट है ना। हमने लिखा हुआ है सब कुछ टर्म्स में, बेसिक जो डेफिनेशंस है उसमें सब कुछ लिखा हुआ। सही है बात, सबको मेरी बात समझ में आई। सी का भी आंसर आ गया सबके पास। बोलो भाई, आ गया समझ। हम्म, क्योंकि आप जल्दी से, मैं जब स्क्रीन में देख रहा होता हूं तब आप जवाब नहीं दोगे तो फिर मैं पिछली तरफ मुड़ जाता हूं, ठीक है ना, क्वेश्चन करने के लिए। लास्ट है, wavelength of emitted photon when electron falls from first excited state to ground state। करेंगे ऐसे ही, इसी फार्मूला को यूज करते हैं। डेल्टा E इज इक्वल टू 13.6 इंटू 3 स्क्वायर, एंड सुनते जाइए फिर वेवलेंथ पे आते हैं। ग्राउंड स्टेट तो मतलब 1/1 स्क्वायर माइनस 1/ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब 2 का स्क्वायर। सो ऐसे में ये हो जाएगा 13.6 इंटू 9 इंटू 3/4। इस वैल्यू का आंसर निकालिए मुझे। 91.8। 91.8 आ जाएगा। अब हम शॉर्टकट लगाएंगे कि लैम्डा इन आंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 12,400 डिवाइडेड बाय 91.8। ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अपने को लिखनी है, तो बस आपका आंसर आ गया 135.1 आंगस्ट्रॉम। आ गया आराम से आंसर के नहीं। सही है। ओके, अच्छा, आगे बढ़े। एमिट हो चाहे एब्जॉर्ब हो, मैंने कहा N2 हमेशा हायर ही होगा, ठीक है। हायर वैल्यू ही इधर लिखी जाएगी, इधर लोअर ही लिखी जाएगी।
ठीक है, इससे कोई नहीं फर्क पड़ता Me2 की एब्जॉर्ब हुई। मैंने पहले कह दिया फार्मूला एक ही होगा। ठीक है, समझ आ गई बात। सो ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गए। ठीक है, 1 मिनट दीजिए मुझे, जस्ट 1 मिनट दीजिए, क्योंकि अब हम अगले टॉपिक पे। एक मिनट। अच्छा, तो अब इसके बाद हम अभी बोर्ड्स मॉडल में ही हैं, लेकिन अब हम आगे बढ़ेंगे। एक्चुअल में बोर्ड्स मॉडल की जो सक्सेस थी, बोर्ड्स मॉडल की लक्ष्य कह रहा है व्हाट इज सेपरेशन एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी ही सेपरेशन एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी ही सेपरेशन एनर्जी। मतलब किसी इलेक्ट्रॉन को किसी लेवल से इंफिनिटी तक ले जाने के लिए, मतलब एटम के इन्फ्लुएंस से सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड सेपरेशन एनर्जी। समझ आ गई बात, आगे बढ़े। अच्छा सुनो, अब मैं जैसे कह रहा हूं, मैंने कहा कि हम लोग यहां पर, मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है आज? बिल्कुल क्लियरिटी है? अच्छा, नाइस। अच्छा, अब आप सुनिए, पेपर कैसा हुआ आपका? पेपर कैसा था? आयुष्मान, कैन वी क्रिएट सेपरेशन एनर्जी? नथिंग। आपको क्रिएट क्यों करनी है? संडे वाला। सुजल, बढ़िया। रिजल्ट आ गया? हम्म। डाउट्स भी होंगे। सो सब्जेक्टिव में टाइम लगता है यार। ठीक है ना, आपके स्कूल में भी तो 10-12 दिन लग जाते हैं। ठीक है ना, इसलिए मैं एक बार कंफर्म करता हूँ क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, बट चलिए, डाउट्स, आप डाउट सेशन में सर को बोलिए एक बार। डाउट सेशन में एक बार सर को बोलना, नहीं होगा तो मैं क्लास में करवा दूंगा डिस्कस। ठीक है ना, अगर सर कुछ बोलेंगे, ठीक है ना, तो अदरवाइज आप उनको बोलना कि सर पेपर के डाउट्स जो हैं हमारे हैं कुछ। ठीक है, अच्छा, चलिए हम बात को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, मैं टेस्ट के क्वेश्चन की पीडीएफ भेज दूंगा आपको, पीडीएफ भेज दूंगा। अब सुने, हम बात यहां पर करने जा रहे हैं स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम होता क्या है? अच्छा, चलो, वो टेक्निकल ग्लिच होगी कुछ जो है। ठीक है, अच्छा, सुने अब, जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम ऐसा नहीं है कि आपने टर्म नहीं सुनी, आपने स्पेक्ट्रम जो है टर्म सुनी हुई है। ठीक है, हाँ, मतलब मुझे जवाब मिला कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल कलर्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, है ना?
अगर थोड़ा सा हम इस टर्म को और ज्यादा ब्रॉड कर दें तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द वेवलेंथ्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कराया था, पूरी रेडिएशंस को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में जब अरेंज करके रखा जाता है, जो अरेंजमेंट आपको मिलती है, अरेंजमेंट ऑफ वेवलेंथ, दैट अरेंजमेंट इज स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम छोटा हिस्सा भी हो सकता है उसका, ठीक है ना। हाँ, बैंड ऑफ सेवरल कलर्स, बिल्कुल सही बात है। जैसे विजिबल स्पेक्ट्रम तो हम सभी जानते हैं, विबग्योर सभी जानते हैं, ठीक है। तो वैसे स्पेक्ट्रम उसी को कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ वेवलेंथ्स। अब सुन लीजिए, लेकिन यहां पर देखो, हमारा जो टारगेट है वैसे मेन वो स्टडी करना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, क्योंकि बोर्स मॉडल की जो सक्सेस थी कि वो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर पाया। लेकिन यहां पर जो है, अब हम पहले पूरे स्पेक्ट्रम को समझ लेते हैं, फिर उनमें से एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी होगा, उसको हम ज्यादा डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। सो स्पेक्ट्रम को हमने दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। बेस्ड ऑन नेचर, बेस्ड ऑन नेचर एंड बेस्ड ऑन ऑरिजिन। और नेचर में कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हो गया या डिस्क्रीट हो गया, डिसकंटिन्यूअस मतलब। अच्छा, और इसमें भी दो तरह के आ गए, बैंड स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम। और ओरिजिन के बेस पे अगर कैटेगराइज करना हो तो दो तरह से, एमिशन स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इज इट ओके? एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। आप नोट कर लीजिए, सारा जो है ये हमारे टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम है। नोट कर लिया? अच्छा, अब सुनिए, वन बाय वन हम इन सभी की स्टडी करेंगे। देखिए, एमिशन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम
एमिशन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये एमिशन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है? देखो, एमिशन, किसी भी स्पेक्ट्रम को हम एमिशन कब बोलते हैं? जब किसी सोर्स से रेडिएशंस निकल रही हो। अच्छा, मैं इससे पहले एक और बात भी बता दूं। देखो, जो इंस्ट्रूमेंट, जैसे मान लो कहीं से रेडिएशन आ रही, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम स्पेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोप का काम जो है ये होता है कि जो रेडिएशंस उस पे फॉल करती हैं वो उनको सेपरेट कर देता है, अलग अलग वेवलेंथ में चेंज कर देता है। ठीक है, जैसे अपना प्रिज्म करता है। ठीक है, तो वैसे ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि उन रेडिएशंस को जो है सेपरेट कर देता है और आपको एक स्लिप निकाल के बता देता है कि भैया इस लाइट में ये वेवलेंथ्स मौजूद है। ठीक है, काम उसका वही है, स्प्लिट करना। ठीक है, जैसे प्रिज्म का काम है कि वो जैसे लाइट आती है सनलाइट 7 कलर्स में चली जाती है, वही काम। ठीक है ना? सो डिजिटल जो है स्पेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं उसको। जो हमें उसका प्रिंट आउट मिलता है उसको हम स्पेक्ट्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, और ब्रांच ऑफ साइंस जो इसके साथ डील करती है उसको जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। ठीक है, सो ये टर्म्स हैं। तो अब एमिशन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कि भाई किसी सोर्स से लाइट आ रही है और जो उसका स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूअस है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है सोलर स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसका जो सबसे बढ़िया एग्जांपल है दैट इज सोलर स्पेक्ट्रम। अब सोलर स्पेक्ट्रम में क्या होता है? आप लोग भी जानते हैं सोलर स्पेक्ट्रम में कि सन से जो है लाइट निकलती है, और मान लो अगर उस लाइट को जो है हम लोग एक प्रिज्म पे स्ट्राइक करवाते हैं। ठीक है, ये सनलाइट है। तो ये जो लाइट है, क्या होता है, ये लाइट जो है 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है ना, यहां से यहां। इज इट ओके? ऐसे 7 कलर्स में जो है ये जो है सेपरेट हो जाती। सभी जानते हैं इस फिनोमिना को। सभी समझते हैं इस फिनोमिना को, है ना? अच्छा, और सुने बेटा जी बात, और सुने, बिल्कुल हर्षदीप सही कह रही है, और सुनिए आगे बात। ये एक बात आपने देखी होगी यहां पर कि जो अपना स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम किस तरीके का होता है सभी लोगों ने देखा हुआ है, वैसे रेनबो सभी लोगों ने देखा हुआ है। ठीक है, लेट मी सी कि हम यहां पर जो है एक बार, जस्ट एक मिनट मुझे सर्च करने दीजिए। तो जो हम अपना सोलर स्पेक्ट्रम देखते हैं, ठीक है, उस स्पेक्ट्रम में थोड़ा सा बेटर इमेज देखते हैं। तो बस अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं।
आप सिर्फ उसी हिस्से पे कंसंट्रेट कीजिएगा जिसको मैं दिखाना चाहता हूं। 1 मिनट दीजिएगा। ये देखिए, मेरे पास एक इमेज है, ठीक है। आ, देखते हैं अगर जो है हम इसको, ये देखिए, इस पे लिखा हुआ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या आपको दिख रहा है? थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा है, ठीक है ना। जो मेरे पास ये इमेज है, मेरे पास एक सोलर स्पेक्ट्रम की इमेज है, ठीक है। और आप इस सोलर स्पेक्ट्रम की इमेज में ये देख सकते हैं कि इस इमेज में कोई कलर्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं। आप देखिए, यहां से हम जो है VIBGYOR, विबग्योर में जो है, मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां पे आप पता लगा सको कि भाई एक कलर से दूसरे में कहां खत्म हुआ। आप देख लो, यहां कलर्स जो है आगे आगे ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, मतलब देर इज नो गैप, ठीक है ना। जैसे ग्रीन खत्म हुआ, ऑरेंज, मतलब कोई बाउंड्री नहीं है, ग्रीन धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। जैसे येलो, येलो यहां पर है, इधर येलो है, तो येलो धीरे धीरे ऑरेंज में चेंज होता जा रहा है, ठीक है, मर्ज हो रहे हैं। देर इज नो बाउंड्री। हम ये नहीं कह सकते भी येलो यहाँ पे खत्म हो गया, ऑरेंज यहाँ पे स्टार्ट हुआ, नहीं। देर इज नो बाउंड्री, मतलब हर एक वेवलेंथ जो है सन से पड़ रही है, और धीरे धीरे येलो से ऑरेंज हुआ, फिर ऑरेंज से येलो गायब हो गया तो वो रेड में तब्दील हो गया, ठीक है ना। सो इस तरह का स्पेक्ट्रम जो है, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। मतलब हर एक वेवलेंथ पड़ रही है, ठीक है। जैसे 400 एंगस्ट्रॉम, 401, 402, 403, 404, कंटिन्यूअसली, मतलब देयर इज नो गैप, ठीक है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप देख लीजिए, एक कलर जो है दूसरे में मर्ज हो रहा है, कोई बाउंड्री नहीं, ठीक है ना। सो इस तरह के जो स्पेक्ट्रम होता है उसको हम बोलते हैं बेटा जी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और ये जो स्पेक्ट्रम है, ये सन से एमिट हुआ है, तो इसलिए एमिशन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इसको बोला जाता है। इज इट ओके? और ये भी आप देखिए कि यहां पर इसका जो एंगल है रेड का, ठीक है, रेड की डिस्टॉर्शन जो है कम हुई है, ठीक है। ये देखो, रेड की जो डिस्टॉर्शन है वो कम हुई है, थीटा ऑफ रेड जो है कम है, एंड थीटा ऑफ वायलेट जो है ज्यादा है। ठीक है, तो दैट मीन्स जो थीटा है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। जिसका लैम्डा कम होगा उसकी डिस्टॉर्शन जो है ज्यादा होगी। इज इट ओके? ठीक है। सो ये हो गया एमिशन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। सुनते जाइएगा। अब अब हम सेकंड देखेंगे यहां पर, एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम जो है किस तरीके का होगा, देखो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। सोडियम स्पेक्ट्रम, ठीक है। बस होगा, ये फिजिक्स में आपको आंसर मिलेगा कुलमीत, क्योंकि ये फिजिक्स का पोर्शन है, ठीक है। अच्छा, तो सोडियम का स्पेक्ट्रम हम देखते हैं, सुन लीजिए किस तरीके से हम इसको करेंगे।
देखो हम क्या करते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बात समझा देता हूं। हम एक प्लेटिनम वायर लेते हैं और प्लेटिनम वायर के ऊपर जो है हम ऐसे यहां पर हमने NaCl लिया। ठीक है, इस प्लेटिनम वायर को इसमें मतलब थोड़ा सा मॉइस्ट किया होता है ये नमक को। ठीक है, ताकि मामूली सा पेस्ट बन जाए और प्लेटिनम वायर जो है उस पे डिप करते हैं। तो क्या होगा, जो प्लेटिनम वायर है उसके टिप के ऊपर जो है क्या होगा, यहां पर नमक चिपक जाएगा। ठीक है ना। सो हमारा NaCl जो है इधर लग गया। अब फिर हम इसको हीट करते हैं। ठीक है, मैंने ऐसे कैंडल का साइन दे दिया कि हीट करते हैं। जब आप हीट करोगे इसको तो जो नमक है उससे येलो लाइट निकलेगी। बेसिकली गोल्डन येलो लाइट। ठीक है, गोल्डन येलो लाइट निकलेगी। ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये बहुत टफ नहीं है। आज आप घर में जाके जो है गैस बर्नर ऑन कीजिए, उसके ऊपर नमक छिड़केंगे तो भी चिंगारी निकलेगी। आप में से कई लोगों ने देखा भी होगा, ऐसे स्प्रिंकल करोगे तो चिंगारी निकलेगी गोल्डन येलो कलर। इज इट ओके? ठीक है, थोड़ी सी ग्रीनिश भी लग सकती है क्योंकि बर्नर की फ्लेम ब्लू होती है तो येलो मिलके ग्रीनिश भी लगेगा कई जगह पर। बट अदरवाइज आप नमक छिड़केंगे तो वो कलर एमिट होगा। उसी कलर की हम बात कर रहे हैं। अब सुनो, अब हमने क्या किया, इसके बिल्कुल सीध में हमने इंस्ट्रूमेंट लगाया अपना, जिसको हमने बोला था स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप लगाया। तो स्पेक्ट्रोस्कोप ने क्या किया कि जो लाइट थी यहां से गोल्डन येलो लाइट, उसको एनालाइज किया। मैंने कहा स्पेक्ट्रोस्कोप का काम ही यही है कि वो ये बताता है कि उसके ऊपर कौन सी वेवलेंथ की लाइट पड़ रही है। तो स्पेक्ट्रोस्कोप हमें एक पर्ची निकाल के देता है जिसपे वो बताता है कि कौन कौन सी वेवलेंथ की लाइट पड़ी हुई है। सो स्पेक्ट्रोस्कोप हमें दो लाइनें देता है, एक 5896 एंगस्ट्रॉम की और एक 5890 एंगस्ट्रॉम। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये ब्राइट लाइंस हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ, और ये दोनों येलो लाइट्स हैं क्योंकि येलो की भी वेवलेंथ है ना, येलो की भी एक रेंज है। ठीक है, सो ये वही ब्राइट येलो लाइंस हैं, गोल्डन येलो लाइंस हैं, जिसको कि स्पेक्ट्रोस्कोप ने देखा और स्लिप निकाल के दी कि भैया ये दो लाइनें जो है इस येलो कलर में मौजूद है। इज इट ओके? तो क्योंकि ये जो लाइट एमिट हुई है यहां पर, ये क्या हुआ होगा, इसको भी बात करते हैं। भाई ये दो लाइनें आ कहां से रही है, 5896 एंगस्ट्रॉम और 5890 एंगस्ट्रॉम, इसकी भी बात करता हूं मैं। देखिए सब चीजें, मुझे लगता है आपको बात ध्यान से समझ में आ रही होगी। सुनो, देखो होता क्या है कि सोडियम जो है, जैसे सोडियम एटम में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। सुनते जाइए, सोडियम एटम में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, आप जैसे मैं समझा रहा हूं आपको ऐसे समझिए, मैं टोटल इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो उसके आउटर मोस्ट शेल में होता है। अब मान लो जब आप इसको हीट करोगे, जब आप इसको हीट करोगे, ऐसे हजारों एटम्स को आप हीट कर रहे हो, ऐसे आप हजारों एटम्स को हीट कर रहे हो, तो कुछ एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जाएंगे थोड़े से ऊपर, मतलब इधर से इधर को जंप किए, तो इधर से इधर को किए तो इस लेवल में पहुंच गए। और कुछ के जो है और भी ज्यादा ऊपर पहुंच जाएंगे, मतलब आप देखिएगा यहां पे था, फिर यहां पे, यहां पे, मतलब कुछ के इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके यहां तक पहुंच जाएंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है?
इधर, कुछ के इधर, ठीक है। कुछ के लोअर लेवल में जरा सा जंप किया, इधर से इधर हुए, कुछ के और ज्यादा, क्योंकि हीट दे रहे हैं आप। आयुष्मान जी, हमने बोर्स मॉडल में पढ़ा कि जब भी आप किसी एटम को हीट दोगे तो उसके इलेक्ट्रॉन जो है हायर लेवल में एक्साइट हो जाते हैं। वही हुआ है, आपने उनको हीट दी है, वो हायर लेवल में एक्साइट हो गए। इज इट ओके? तो एक्साइटेड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट तो ये है, तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इस तरीके से हायर लेवल में गए। ठीक है। अब लेकिन हायर लेवल में इलेक्ट्रॉन बड़ी कम देर रहता है, मतलब विद इन 10⁻⁸ नीचे उसने आ जाना। ठीक है। तो हायर लेवल में उसका लाइफ ज्यादा नहीं है। तो अब जब वो यहां से यहां आएगा तो लाइट एमिट करेगा, लेकिन यहां एनर्जी डिफरेंस कम है, तो इसलिए जो लैम्डा एमिट होगा यहाँ पे, दैट इज 5896 एंगस्ट्रॉम। और यहां पर डिफरेंस ज्यादा है, सो यहां पर जो लैम्डा एमिट होगा दैट इज 5890 एंगस्ट्रॉम। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यहां पर कम वेवलेंथ, यहाँ पर ज्यादा, यहाँ पर बड़ी वेवलेंथ, यहाँ पे कम, क्योंकि यहाँ पे yes। आयुष्मान को बात समझ में आ गई? ठीक है। सो इसलिए आपको जब ये एमिट होगी जो, तो जो है वो आपको ये दो लाइनें दिखेगी। आई होप आपको मेरी सब बात जो है समझाई हुई समझ में आ गई। ठीक है। सो नोट भी कर लो भाई, नोट भी कर लो साथ साथ में। कर लिया आपने नोट? करो करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब भी आएगा। मतलब एक बात का ध्यान रखो कि आप चाहे, मानव जो कह रहा है कि उसको समझ नहीं आ रही बात, ठीक है, सुन लो 1 मिनट। एक बात का ध्यान रखो कि जब भी आप चाहे लगातार हीट दे रहे हो, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया विद इन 10⁻⁷ उस 8 सेकेंड में उसको वापस आना ही आना, चाहे आप लगातार हीट दे रहे हो। ये नहीं हो सकता कि नीचे ऑर्बिट खाली है और इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर वाले ऑर्बिट में अटक गया, ऐसे ये नहीं हो सकता। इसको वापस आना ही आना है, मतलब ऊपर नहीं रह सकता। हाँ, फिर हो सकता है फिर से एक्साइट होकर ऊपर चला जाए, लेकिन ये सोचो कि वो ऊपर ही लटक गया और आप लगातार एनर्जी दे रहे हैं,
क्योंकि लगातार एनर्जी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। प्लैंक्स ने कह दिया एनर्जी कंटिन्यूस हो ही नहीं सकती, डिसकंटिन्यूस ही है। तो इसलिए उसने कुछ एनर्जी ली, ऊपर गया, वापिस आ गया। ठीक है, तो हर बार उसने ग्राउंड स्टेट में आना है, ऊपर नहीं रहेगा परमानेंट। ठीक है। अच्छा, अब मानव ज्योत कह रहा है उसको प्रॉब्लम आ रही है लास्ट वाले हिस्से में। मैंने कहा कि ये सोडियम एटम है, जब आप उसको हीट दोगे तो कुछ को कम मिल जाएगी, कुछ को ज्यादा मिलेगी। तो इससे कुछ जो है इस लेवल में चले जाएंगे, कुछ जो है इससे इस लेवल में जाएंगे। तो ऐसे थोड़े से ऊपर गए तो ये, और ज्यादा तो ये। लेकिन जब वो वहां से नीचे आएंगे तो वो एनर्जी रिलीज करेंगे, क्योंकि एब्जॉर्ब तो उन्होंने हीट की। लेकिन जब वो नीचे आएंगे तो वो लाइट एमिट करेंगे। तो इसने लाइट, इसने, तो जो कम डिफरेंस वाले हैं वो ज्यादा वेवलेंथ एमिट करेंगे, ज्यादा वाले कम वेवलेंथ एमिट करेंगे। वो वेवलेंथ जो है यहाँ पे आपको एमिटेड दिख जाएगी। स्पेक्ट्रोस्कोप ने ये स्ट्रिप अपने को निकाल के दे दी है कि भैया दो वेवलेंथ पड़ रही है मेरे पे, एक 5896 और एक 5890। आई थिंक यू हैव गॉट द एंटायर स्टोरी। बोल भाई। चलिए। अच्छा, अब सुनो। अब यहां पर नेक्स्ट थिंग, हम लोग थर्ड एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम कर रहे हैं। एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। अब इसका एग्जांपल देखिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारी सनलाइट, आप एक बात तो आप जानते हैं कि सनलाइट को जब हम स्पेक्ट्रोस्कोप में से क्रॉस कराएंगे, है ना, तो आपको वही मैंने कहा, स्पेक्ट्रोस्कोप का वही काम है जो कि अपने इसका काम है, प्रिज्म का। तो वही आपको मिल जाएगा विबग्योर। ठीक है, वो मैं दिखा नहीं रहा हूं यहाँ कलर्स, क्योंकि लाइंस बन जाएंगी। ठीक है, बट वही विबग्योर मिल जाएगा जो अभी मैंने आपको दिखाया था, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अभी क्या है, सनलाइट जब सीधे स्पेक्ट्रम पे पड़ेगी, ठीक है, तो आपको विबग्योर मिल जाएगा। एवरी पर्सन हैव गॉट दिस। लेकिन जब हम यहां पर सन और स्पेक्ट्रोस्कोप के रास्ते में जो है हम एक्वस NaCl सॉल्यूशन, एक्वस NaCl सॉल्यूशन जो है पास करेंगे। ठीक है, सन और स्पेक्ट्रोस्कोप, सुन लीजिए, सन और स्पेक्ट्रोस्कोप के बीच में नमकीन पानी रखेंगे, सलाइन सॉल्यूशन, नमकीन पानी रखेंगे। तो उस केस में जो है होगा क्या, सुने, उस केस में यहां पर जो येलो रीजन, येलो रीजन आप ध्यान दीजिए, येलो रीजन में दो डार्क लाइंस आपको दिखेंगी। जो पीले रंग वाला हिस्सा है ना, जहां पे पीला कलर है, वहां पे आपको दो डार्क लाइंस दिखे। ठीक है,
और सरप्राइजिंगली उन डार्क लाइंस की वेवलेंथ पता क्या होगी? एक की वेवलेंथ होगी 5896 एंगस्ट्रॉम और दूसरे की होगी 5890 एंगस्ट्रॉम। अब सुने, इसका मतलब क्या हुआ? डार्क लाइंस हैं ये, ठीक है, ये जो हैं दे आर डार्क लाइंस। ठीक है, अब डार्क लाइंस 5896 5890, इसका मतलब इन डार्क लाइंस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये वेवलेंथ जो है, जब सनलाइट यहां से आई, सनलाइट जब यहां से आई, जैसे मान लो कुछ लैम्डा 1 है, लैम्डा 2 है, लैम्डा 3 है, ऐसे लैम्डा 4 है, मान लो लैम्डा 5 है, तो हुआ क्या कि आगे स्पेक्ट्रोस्कोप पे मान लो जैसे लैम्डा 1 गिर गई, लैम्डा 2 गिर गई, लेकिन लैम्डा 3 और लैम्डा 4 गायब है, और फिर लैम्डा 5 गिरी, 3 और 4 गायब है, मतलब 3 और 4 को जो है इस सोल्यूशन ने एब्जॉर्ब कर दिया, तो वो आगे पड़ी नहीं, तो वो डार्क लाइन की फॉर्म में आपको दिख रही है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? अभी सन से लाइट आ रही थी, अगर आप NaCl को हटा देंगे तो फिर सारी लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 5 ये सारी जो है पड़ेंगी, सब कलर्स आपको दिखेंगे। लेकिन जब NaCl सोल्यूशन बीच में रखेंगे तो कुछ लाइनें गायब हो जाएंगी, और जो गायब होंगी वो 5896 और 5890 वाली होंगी। अब एब्जॉर्ब हो गई, मतलब सोल्यूशन ने उन लाइंस के कलर्स को एब्जॉर्ब कर लिया। अब क्यों किया, इसका भी जवाब देखते हैं। लेकिन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तो हो ही गया कि डार्क लाइंस दिख रही हैं, दे आर एब्सेंट इन द स्पेक्ट्रम, ठीक है। हाँ सुनो सुनो, हाँ जो एब्जॉर्ब हो जाएगी वो डार्क दिखेगी, मतलब वो पढ़ नहीं रही है स्पेक्ट्रोस्कोप पे, तो वो डार्क लाइन की तरह दिखेगी, ठीक है। अच्छा अब सुनो, तो अब यहां पर हम एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। देखो, जो हमारा ये सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होगा, अब इसमें भाई अलग अलग तरह के, जैसे सुन लो, जैसे अलग अलग तरह के एटम्स हैं। ये सोडियम एटम की मैं बात कर रहा हूं, जस्ट आपको बताने के लिए मैंने दो बना दिए, ठीक है। तो जैसे मान लो यहां पर, इस पर गायब कौन सी हुई है? लैम्डा 3 लैम्डा 4 पड़ी है। मान लो लैम्डा 3 जो है यहां से क्रॉस हुई, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि जब ये लैम्डा 3 इस पर पड़ेगी तो ये इसको यहां पे अपर लेवल में जाने के लिए यूज कर लेगा। तो आगे वो, सुनो सुनो सुनो, अभी अभी सुन लो, 1 मिनट सूजन, थोड़ी देर बाद। और ऐसे ही लैम्डा 4 जो है, जैसे मान लो यहां पर अगर लैम्डा 4 पड़ी, सो वो इलेक्ट्रॉन जो है और हायर लेवल में चला गया। सो ऐसे में क्योंकि दे हैव बीन एब्जॉर्ब्ड, सो लैम्डा 3 भी आगे नहीं जा पाई और लैम्डा 4 भी आगे नहीं जा पाई, ठीक है, क्योंकि वो जो है इस सोल्यूशन ने ट्रैप कर ली। मैं जवाब देता जा रहा हूं, फिर मेरे से सवाल पूछना। अभी आप बोलोगे कि भाई ये ही क्यों, 5896 और 5890 ही क्यों? देखो पहली बात ये है, क्योंकि ये ही वो वेवलेंथ है जो कि कॉरेस्पॉन्ड करती है इस एनर्जी गैप को। मतलब अगर पहले से तीसरे में जाना है तो 5890 चाहिए, पहले से दूसरे में जाना है तो 5896 चाहिए, ठीक है। यही कहा था ना हमने पहले, भाई थोड़ा ऊपर जाएगा तो 5896 एब्जॉर्ब करेगा, और करेगा तो ठीक है ना, उसको एमिट करेगा। एमिशन के टाइम पे हमने यही कहा था कि भाई हायर से आएगा तो 5890, दोनों के बीच का डिफरेंस कम होगा तो 5896। तो वही यहां पे हो रहा है, क्योंकि बाकी कोई एनर्जी गैप, भाई अगर 5849 है वो इस गैप को कॉरेस्पॉन्ड ही नहीं करता,
क्योंकि हमने बोर्ड्स मॉडल में पढ़ा कि एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, हर कोई वेवलेंथ नहीं ले सकता ये। तो इसके लिए भी एक स्पेसिफिकली, तो जो हायर से लेवल में जो वेवलेंथ एमिट की थी इसने, उसी वही वेवलेंथ ऊपर जाने के लिए करेगा, तो इसलिए वो ही वेवलेंथ जो है गायब होंगी। सुनते जाइए। हाँ, कुछ और पूछो। स्लाइटली कम भी नहीं, स्लाइटली कम भी नहीं, ज्यादा भी नहीं, बिल्कुल क्वांटाइज्ड है वैल्यू कि भैया ये ही लगेगी। ऊपर जाना है इतनी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, नीचे आना है बिल्कुल सेम एमिट करेगा, कोई कम नहीं कोई ज्यादा नहीं। बोलो, समझ आ गई बात? किसी को कुछ पूछना हो? मैं मिटा दूं इसको, सारे को मिटा दूं? आप नोट करना चाहते हैं, नोट कर लीजिए। यार, समवन इज आस्किंग कि सर ये जब ये रेज पड़ ही नहीं रही हैं तो एब्जॉर्ब कैसे हुई? भाई मैंने कहा सन से सोल्यूशन में पड़ रही है बेटा, एब्जॉर्ब सोल्यूशन कर रहा है, स्पेक्ट्रोस्कोप ने तो नहीं एब्जॉर्ब करना है। स्पेक्ट्रोस्कोप तो ये बताता है कि उसके ऊपर रेडिएशंस कौन कौन सी पड़ी है, तो जो गायब है उसको वो डार्क लाइन की तरह शो कर देगा, भाई ये लाइन गायब है। तो गायब किसने की? इसने की ना, ये एब्जॉर्ब, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रही है ना, इसकी वजह से आपको स्पेक्ट्रम में आगे लाइनें दिख रही हैं डार्क, तो एब्जॉर्प्शन यहाँ हुई है। डन। नोट नोट करते रहिए। नोट कीजिए। अच्छा, अब अगर मैं आपको इसका जैसे रियल, एक मिनट, अगर मैं रियल आपको फील करवाऊं कि हाउ दिस स्पेक्ट्रम अपीयर्स, मुझे एक मिनट दीजिएगा ताकि मैं आपको दिखा सकूं। ठीक है ना, मुझे एक मिनट थोड़ा सा सर्च करने के लिए टाइम चाहिए, फिर मैं जो हूं आपको दिखा देता हूं कि हाउ दिस अपीयर्स। जस्ट आई एम कमिंग बैक ऑन द स्क्रीन, एक मिनट दीजिएगा मुझे, मुझे एक्चुअल में अप्रोप्रिएट इमेज चाहिए जो मैं आपको
अच्छा सुनिए, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। आपने, क्योंकि वो दूसरी लैंग्वेज में लिखा, ऊपर वाला देखना है जहां पे सोडियम के ऊपर जो है, ठीक है। या एक मिनट, मैं यही दिखा देता हूं आपको, सीधे सीधे शेयर करने की क्या जरूरत है। इधर मैंने अभी निकाला हुआ था इमेज, अगर आप देख पाए, ठीक है। बिल्कुल, आप इसको देखें। ये जो ऊपर वाला है यहां पर, दिस वन इज, एक मिनट, ये वाला जो हिस्सा, आप देखिए, इस वाले हिस्से में आप येलो वाले में दो डार्क लाइंस देख रहे हैं। बाकी सारा स्पेक्ट्रम ये कंटिन्यूअस है यहां तक, ठीक है। ये जो दो लाइनें हैं, तो ऑब्वियसली ये वाला हिस्सा जो है अपना, ऐसे दो आपको डार्क लाइंस दिखेंगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये मतलब ये सोडियम का है, नीचे मरकरी वाला है, इसलिए जो है वो अलग अलग है, हर एक का अपना होगा, ठीक है। बट यू विल सी द डार्क लाइंस, ठीक है। आई होप आपको अब बात समझ में आ गई है ना। और एमिशन स्पेक्ट्रम भी मैं दिखाता हूं। ये देखिए, सोडियम का तो इन्होंने कंपेयर करके भी दे दिया है। एमिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, दो डार्क लाइंस होंगी। एमिशन में सब कुछ डार्क होगा, एमिशन में सब कुछ डार्क होगा, दो ब्राइट लाइंस होंगी, ठीक है। एक मिनट, जस्ट एक मिनट, फिर मैं आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूं। मतलब किसी भी जनरल भी अगर हम देखें, जनरल ऐसे देख लेते हैं। देखो, सबसे ऊपर वाला है कंटिन्यूअस, कोई उसमें लाइन नहीं है। दूसरे वाला है डार्क है, उसमें कुछ ब्राइट लाइंस हैं, जैसे ये ब्लू है, ये रेड है। मतलब ये ही एमिट हो रहा है, बाकी कोई एमिट नहीं हो रहा है। एब्जॉर्प्शन में उल्टा है, बाकी कलर्स हैं, कुछ कलर्स गायब है। समझ गए? तीनों में डिफरेंस समझ गए? कंटिन्यूअस, एमिशन, एंड देन एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। कंटिन्यूअस, एमिशन, ये एब्जॉर्प्शन लाइन एंड एमिशन लाइन, ठीक है। तीनों के बीच का डिफरेंस आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जो ये आगे बढ़ने की बात है, मुझे लगता है, एक मिनट अब सुनिए, मुझे लगता है आज हम यहीं तक करते हैं, ठीक है ना, ज्यादा नहीं। रीजन बीइंग, अब क्योंकि अगली क्लास में जो हम बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं एक्चुअल में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। तो जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की एक पूरे लेक्चर में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ही बात करेंगे, तो इकट्ठे ही करेंगे, है ना। ये बेटर है, ठीक है। अच्छा, और आप मुझे बताइए, किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? नए स्टूडेंट्स को कुछ ट्रबल आ रही हो, प्लीज आप टाइप कर लीजिए, टाइप करके मुझे बताइए किस तरह की ट्रबल आपको आ रही है। बाकी सब्जेक्ट भी आपके कंफर्टेबली चल रहे हैं कि नहीं? न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है। मालविका, आपका मेडिकल है कि नॉन मेडिकल? मेडिकल। देखो, मतलब मेरी तो ये एडवाइस है कि, क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल्स हैं, थोड़े थोड़े से टफ हैं, नॉन मेडिकल टाइप ओरिएंटेड हैं, क्योंकि कुछ बच्चे आपके क्लास में नॉन मेडिकल के बैठे हुए हैं। लेकिन ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे जब आप मेडिकल वाला मटेरियल सॉल्व करोगे, सॉल्विंग के टाइम पे,
क्योंकि मेडिकल वालों का कैलकुलेशन एक बड़ा लिमिटिंग वाला फैक्टर रहता है कि वो न्यूमेरिकल पे उतना ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करते, और जनरली ज्यादा स्टूडेंट्स ने इसीलिए मेडिकल लिया होता है क्योंकि उनकी न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल्स जो है वीक होती। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी होती है कि आप कुछ थोड़े से अपर लेवल के क्वेश्चंस करो ताकि आपको मेडिकल वाले जो है आसान लगे। ठीक है, सो ये फिजिक्स सर से क्वेश्चन पूछना भाई, सेलेस्टियल बॉडी जो है, ठीक है, फिजिक्स वाले सर से पूछना। ठीक है, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा नकुल जी। ठीक है, पेपर जो है और उसका आंसर जो है वो फॉरवर्ड कर दूंगा मैं आपको। ठीक है, अच्छा, चलिए। सो बेटा जी, बाकी कल मुलाकात होगी, कल बात होगी। ठीक है, मालविका, अच्छा, बीच में आई है ना, कोई बात नहीं। अब थोड़ा देखो, अब प्रॉब्लम ये है कि आपको बोर्स मॉडल पूरा लगाया था मालविका ने। हाँ, तब तो प्रॉब्लम है, तब तो प्रॉब्लम आएगी आएगी, कोई बात नहीं। मेरे पुराने लेक्चर लगाओ ना, पुराने लेक्चर अवेलेबल हैं तुम्हारे पास, तुमने यूट्यूब चैनल में जाके देखा एटॉमिक स्ट्रक्चर 1 2 3 4? पुराने लेक्चर खत्म कर, फिर आने लग जाएगा। आज का लेक्चर बस अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, जैसे ही मेरे पास आएगा मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए, सो आज आप इसको रिवाइज कर लीजिए एक बार जो है, क्योंकि अगली क्लास में हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम करना है, वो बहुत जबरदस्त है। ठीक है, बोर्स मॉडल की एप्लीकेशन है, और उसके साथ बोर्स मॉडल खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, बोर्स मॉडल के मतलब कुछ हम न्यूमेरिकल्स जरूर करेंगे, लेकिन इसके साथ नहीं, उसके बाद एक और क्लास लगाएंगे हम जो है। ठीक है, बस फिर बोर्स मॉडल खत्म। चलिए, ओके, बाय बाय।